Okay, Assalamu alaikum. क्वेश्चन नंबर 2, आफ्टर एसिडिफिकेशन विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की क्या हो रही है? एसिडिफिकेशन। इस मेथड को क्या कहते हैं? जिसमें ये एसिडिफिकेशन में हम क्या करते हैं? एसिडिफिकेशन में हम एनाइंस को आइडेंटिफाई करते हैं बेसिकली। तो अ कलरलेस सोल्यूशन ऑफ एक्स, ये सारे एक्स हैं ए बी सी एंड डी, विद एक्वस सिल्वर नाइट्रेट टू गिव वाइट प्रेसिपिटेट्स। कौन सा एक्स ऐसा है जो अगर रिएक्ट करेगा सिल्वर नाइट्रेट के साथ तो जो प्रेसिपिटेट्स आएंगे वो आने चाहिए वाइट। ठीक है, ओके। अच्छा, इक्वेशन जो बनेगी वो कुछ इस तरीके की बनेगी कि नाइट्रिक एसिड क्या होता है? नाइट्रिक एसिड होता है AgNO3, वेट, ओके। ये कह रहे हैं AgNO3 किसके साथ रिएक्ट करेगा कि हमें जो प्रेसिपिटेट्स मिलेंगे वो मिलने चाहिए कलरलेस, नहीं सॉरी, वाइट प्रेसिपिटेट्स। तो पहला इधर देख लेते हैं हम। पहला इन्होंने लिखा है कैल्शियम आयोडाइड। कैल्शियम आयोडाइड होता है CaI, ठीक है। अच्छा, ये एसिडिफिकेशन किसकी हो रही है? नाइट्रिक एसिड की। तो ये नाइट्रिक एसिड जो है ये Ca के साथ चला जाएगा और जो हमारे पास प्रेसिपिटेट आएगा वो आएगा सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, हमें पता है कि सिल्वर तो हमें पता है वाइट होता है, बट सिल्वर जब आयोडीन के साथ जाता है तो वो आयोडीन का कलर अपने अंदर ले लेता है, दैट इज़ येलो। तो जो प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा वो येलो कलर का फॉर्म होगा। ठीक है, अच्छा जी। तो इसका मतलब पहला तो आंसर नहीं है। दूसरे वाले की बात करते हैं। तो दूसरे में ये कह रहे हैं कि ओके, दूसरे में ये कह रहे हैं कि कॉपर टू क्लोराइड यानी कि Ca, और क्लोराइड 2 होंगे इसके अंदर, क्योंकि कॉपर 2 हैं। कॉपर के पास जो आइन है वो 2 आइन है, तो इस वजह से क्लोरीन भी कितना आएंगे? 2 आएंगे, क्योंकि क्लोरीन के पास एक की टेंडेंसी होती है, -1 होता है। जब कॉपर +2 है तो 2 क्लोरीन आना ज़रूरी है। ठीक है, इसमें तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि कॉपर क्लोराइड, कॉपर आ गया ना, कॉपर मौजूद है, तो इसका मतलब इसका कलर होगा वो थोड़ा सा डार्क कलर का होगा ये। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं। अब रह गया C एंड D। C देख लेते हैं। C में कह रहे हैं लेड आयोडाइड अगर रिएक्ट करता है सिल्वर नाइट्रेट के साथ तो क्या होगा? लेड आयोडाइड PbI जब रिएक्ट करेगा सिल्वर नाइट्रेट के साथ तो हमें क्या मिलेगा? नाइट्रेट तो ये चला जाएगा Pb के साथ। ठीक है, बचा क्या? AgI। अगेन वही आ रहा है जो पहले वाले केस में आ रहा था, AgI। हमें पता है सिल्वर जो है वो वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करने की टेंडेंसी अपने अंदर रखता है, बट आयोडीन के साथ अगर वो रिएक्ट करता है तो वो अपना कलर बना लेता है येलो। ठीक है, तो 3 नहीं है तो आंसर कौन सा होगा? डेफिनेटली चौथा कैसे आंसर होगा देख लेते हैं। चौथे में ये कह रहे हैं अगर सोडियम क्लोराइड है NaCl, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, तो NO3 जो NO3 Na के साथ चलेगा तो ये सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा, और बदले में क्या आएगा? AgCl हमें पता है कि सिल्वर क्लोराइड होता है और सिल्वर क्लोराइड का जो कलर होता है वो वाइट होता है, तो यहाँ पे वाइट प्रेसिपिटेट्स फॉर्म होंगे, तो आंसर इज D। ओके, नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। ओके, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है कि मैंने अभी तक क्वेश्चन नहीं पढ़ा, बट देखो हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी में जब हम निकाल रहे होते हैं R(f) तो उसमें हमें पता होता है कि द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द स्पॉट डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस। तो इसमें क्या करना है बेसिकली, इसमें हमने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लेना होता है। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ले लिया, कितना आ रहा है ये तो पेपर में देख के पता चलेगा ना। हम जब स्केल से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये मान लेते हैं आ रहा है कुछ 0.5, ये आ रहा यहाँ से, फिर यहाँ तक आ रहा होगा 2 का आ रहा होगा 0.7, और इसका आ रहा होगा कुछ 2.5 कह लेते हैं इसे,
ठीक है। और ऊपर वाले का यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल डिस्टेंस आ रहा होगा कुछ, इसको 2.5 करा है हाफ को, तो टोटल को 5 कह देते हैं। ठीक है, अब टोटल 5 है। अब 1 बाय 1 सारे स्पॉट्स का निकालते हैं। ठीक है, स्पॉट 1 का निकालते हैं। तो स्पॉट 1 का हमने क्या बोला था, 0.5, तो 0.5 डिवाइडेड बाय 5, तो आंसर ये आ जाएगा 0.1। तो स्पॉट 1 का हमें RF पता चल गया। स्पॉट 2 का भी निकाल लेते हैं। स्पॉट 2 का है कितना कितना डिस्टेंस था, 0.7, तो 0.7 डिवाइडेड बाय 5, आंसर कितना आ गया हमारे पास, ये आएगा कुछ अच्छा वेट, मैं कैलकुलेटर से चेक करता हूँ। 0.7 डिवाइडेड बाय 5, आंसर इज़ 0.14। ठीक है, और जब वो थर्ड स्पॉट का लेंगे तो उसका तो 2.5 हमने कहा था ना डिस्टेंस है, तो 2.5 डिवाइडेड बाय 5, तो उसका आंसर आ जाएगा 2.5 डिवाइडेड बाय 5 इज़ 0.5। तो तीसरा वाला जो स्पॉट है वो 0.5 वाला है। अच्छा, अब हम देखते हैं इधर ये कहना क्या चाह रहे हैं। ये याद रखिएगा, तीसरा वाला स्पॉट 0.5 है, पहला वाला 0.1 है और दूसरा वाला 0.14 है। ठीक है, अगर हम इधर देखें तो देखो, पहला वाला स्पॉट जो है वो 0.1 आ रहा था, तो 0.1 टार्टैरिक या सिट्रिक में से कोई होगा, बिल्कुल एक्यूरेट आएगा वही, यानी कि टार्टैरिक और सिट्रिक में से कोई एक है। ठीक है, अभी स्केलिंग नहीं कर सकते ना हम, हमारे पास हार्ड कॉपी नहीं है। दूसरा वाला आ रहा था 0.14, तो टार्टैरिक और सिट्रिक ये दोनों हम लग रहे हैं, और एक आ रहा है 0.5 जो कि है फिफ्थ वाला। ठीक है, तो आंसर इज़ टार्टैरिक, सिट्रिक एंड सिसनिक। ठीक है, तो टार्टैरिक, सिट्रिक एंड सिसनिक। अब देखते हैं नीचे आंसर में क्या गिवन है। टार्टैरिक, सिट्रिक, सिसनिक। अच्छा, इसमें से कोई भी आंसर नहीं है, क्योंकि हम इसे भी स्केलिंग नहीं कर सकते ना, वरना स्केल से जब हम मेजर करते तो 1 का डिस्टेंस यहाँ ओरिजिन से लेते, जितना आता वो डिवाइडेड बाय टोटल करते, तो हमारे पास 1 का पता चल जाता। जो इसकी RF वैल्यू आती वो इधर से जब हम देखते तो हमें पता चल जाता कि वो कौन सा है। तो 3 है ना, तो यहाँ से 3 आ जाएंगे एंड देन फिर हम आगे चले जाएंगे, हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। अच्छा, इधर आते हैं। एंड which gas will diffuse at the fastest rate at the same temperature and pressure? Okay, हमें पता है कि rate of diffusion is inversely proportional to the molecular mass. ठीक है, अब मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा उतना कम रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा। एक सेकेंड, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर ये बढ़ेगा तो ये कम होगा और ये कम होगा तो ये बढ़ेगा। हम ये कह रहे हैं फास्टेस्ट रेट चाहिए तो हमें लो मॉलिक्यूलर मास चाहिए होगा। गॉट इट। तो लो मॉलिक्यूलर मास हम चेक करते हैं किसका आ रहा है। लो मॉलिक्यूलर आर्गन का हम देख लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास आर्गन इज़ 40, C3H4। CO2 का तो हमें पता है 44 होता है। C3H8, तो C3 12 इंटू 3 इज़ 36, 36 प्लस 8 36, ये कार्बन का आ गया। अब 8 1 मल्टीप्लाई बाई 8 इज़ 8, दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 44, तो ये भी आया 44। अच्छा, अब अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन, वेट लेट मी सी पीरियोडिक टेबल। फ्लोरीन इज़ 19, तो 19 दो हैं, तो 19 इंटू 2 इज़ 38, तो सबसे कम आ रहा है 38, तो आंसर इज़ डी। ठीक है, अच्छा जी। फिफ्थ में ये कह रहे हैं कि 2 पार्टिकल K एंड AR विल बी कैन बी रिटन एज दिस। तो जो हमारे पास K है उसका जो
एटॉमिक मास है वो 39 है, एटॉमिक नंबर जो है वो है 19। हमें पता है कि एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करते थे नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, और अगर मास में से एटॉमिक नंबर माइनस कर दो तो हमारे पास आ जाएंगे न्यूक्लियॉन नंबर, जिसे हम न्यूट्रॉन भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है। पहले में कह रहे हैं विच स्टेटमेंट अबाउट दिस पार्टिकल इज़ करेक्ट। पहले में कह रहे हैं एर्गॉन हैज़ द मोर न्यूट्रॉन देन के। दोनों का कैलकुलेट करते हैं, एर्गॉन का कैलकुलेट करते हैं। 40 - 80 जब हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 22। एर्गॉन के पास कितना है न्यूट्रॉन। अच्छा, अब के का भी निकाल लेते हैं। तो 39 - 19 इज़ 20। एर्गॉन के पास न्यूट्रॉन ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू के, पहला वाली स्टेटमेंट ठीक है। पहली सही निकल गई तो दूसरी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम देख लेते हैं। इसमें कह रहे हैं दूसरे वाले में के हैज़ मोर न्यूक्लियॉन देन एयर, गलत। के पास तो 20 हैं, ये ज़्यादा कैसे हो सकते हैं। अच्छा, तीसरे में ये कह रहे हैं के हैज़ 20 इलेक्ट्रॉन। हमें पता है कि जो एटॉमिक नंबर होता है वही इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर रहा होता है। के के पास के का एटॉमिक नंबर है 19, इट्स मीन दैट के हैज़ 19 इलेक्ट्रॉन। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई। और लास्ट वाले में ये कह रहे हैं के हैज़ अ ग्रेटर मास देन एयर। मास इसका 40 है और इसका 39 है। ग्रेटर किसका है, एयर का है ना। यहाँ ये कह रहे हैं के हैज़ द ग्रेटर मास, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। फर्स्ट वन इज़ करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट। A mineral deposit is found to contain a small grain which made entirely of the element carbon। हमें पता है कि ओनली कार्बन एलिमेंट जो होता है वो सिर्फ दो होते हैं। फर्स्ट वन इज़ ग्रेफाइट एंड द सेकेंड वन इज़ डायमंड। ठीक है, लिख लेते हैं। Graphite and diamond. They are asking which property will definitely be true। ठीक है, दो कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है जो सही बिल्कुल करेक्ट है सारे कार्बन एलिमेंट के लिए, यानी कि ग्रेफाइट के लिए भी होना चाहिए और डायमंड के लिए भी होना चाहिए। They will be made of atom arranged in a layer। हमें पता है कि ग्रेफाइट लेयर्स की फॉर्म में अरेंज होते हैं, जबकि डायमंड लेयर्स की फॉर्म में अरेंज नहीं होते। वो एक कार्बन की स्ट्रेट चेन होती है, साइक्लिक चेन होती है। ये साइक्लिक चेन होती है, ये लेयर्स होते हैं। ठीक है, तो पहला वाला एक के लिए तो सही है मगर दूसरे के लिए सही नहीं है, तो ए आंसर नहीं हुआ। दे विल बी सॉफ्ट। ग्रेफाइट इज़ सॉफ्ट येस, बट डायमंड इजेंट, तो ये भी आंसर नहीं है। दे विल बर्न टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड। रुक जाओ, ये अभी बाद में करते हैं। दे विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। या वी नो दैट ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट डायमंड डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो एक ही बज गया तो आंसर वही होगा, बट ये आंसर क्यों होगा ये वो देख लेते हैं। अच्छा जी, दे विल बर्न टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड। देखो, हमें ये बात पता है कि जब भी कार्बन की चेन, कोई भी कार्बन बर्न किया जाता है, कार्बन और एच हाइड्रोकार्बन को जब भी बर्न किया जाता है तो हमें दो चीज़ें मिलती हैं। पहली मिलती है वाटर और दूसरी वेट दूसरी मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड। जब भी बर्न किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, जिसे हम कहते हैं कंबस्शन, तो क्या हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला? यस मिला। CH यानी कि हाइड्रोकार्बन को जब भी हम बर्न करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, हमें वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड लाजिम मिलेगा, चाहे वो कार्बन की चेन छोटी वाली हो या बहुत बड़ी हो या मैसिव हो या जाइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हो, फॉर एग्जांपल ग्रेफाइट हो या डायमंड हो या छोटे से छोटा इथेनॉल या ईथीन क्यों ना हो, हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ पे ये यही कह रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिलेगा, तो इट्स मीन तीसरा वाला आंसर C इज़ करेक्ट। अच्छा, इधर आ जाते हैं, C and D। Okay, which diagram shows the outer electron arrangement in the calcium fluoride? ठीक है, कैल्शियम फ्लोराइड। ओके, हमें पता है कि कैल्शियम बिलोंग टू द ग्रुप 2, तो उसके आखिरी उसका जो आयन होगा यानी कि वो
+2 होगा कैल्शियम का। और फ्लोरीन जो होता है 7 ग्रुप का होता है, तो उसका आयन -1 होगा। ठीक है, तो कैल्शियम तो क्लोरीन 1 होगा तो -1, बट 2 हो जाएंगे तो इसको भी 2 कर देते हैं ना। ठीक है, तो ये होगा, तो 2 फ्लोरीन होने चाहिए, 1 कैल्शियम होना चाहिए। तीनों डायग्राम में 2 फ्लोरीन और 1 कैल्शियम है, यहाँ तक तो सही है। बट हमें पता है यहाँ पे देखो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, यहाँ पे देखो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, जबकि यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग नहीं हो रही, सी में और डी में नहीं हो रही। तो इसका मतलब म्यूचुअल शेयरिंग तो कोवैलेंट में होती है इन बिटवीन नॉन मेटल एंड नॉन मेटल। हमें पता है कैल्शियम इज़ मेटल एंड क्लोरीन इज़ नॉन मेटल, सॉरी क्लोरीन नहीं है, फ्लोरीन है। ठीक है, फ्लोरीन इज़ नॉन मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल में आयनिक बॉन्डिंग होती है, यानी कि ये दो तो नहीं हो सकते। अब नीचे वाले देखते हैं, नीचे वाले में ये कह रहे हैं कैल्शियम अपने 2 आयन दे देता है। किसको दे देता है? फ्लोरीन को दे देता है, किसी भी हैलोजन को दे देता है। एक फ्लोरीन को देगा, दूसरे फ्लोरीन को देगा, यानी कि कैल्शियम का ये सर्कल वाला इसने एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया, तो आंसर है सी। अब डी में क्या मिस्टेक है, डी भी देख लेता है। डी में कैल्शियम ने, इधर देखो इसके ऊपर आयन क्या लिखा हुआ है, -2। ये 2 ले क्यों रहा है? ये 2 नहीं लेगा कभी भी। मेटल जो होता है वो पॉजिटिव नेचर होता है, हमेशा देने की आदत है उसकी, तो नहीं देता हमेशा, कभी भी लेता नहीं है, हमेशा देगा। तो ये भी गलत हो गया, आंसर है सी। ठीक है, नेक्स्ट। हाउ मैनी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर देयर इन 1 कार्बन डाइऑक्साइड? देखो हमने ये पहले भी किया था, बट एक इशू है। वो इशू ये है कि अगर कार्बन इधर है और मैं इधर बना दूं डाइऑक्साइड, तो हमें पता है कि ऑक्सीजन अपने 2, ये डायग्राम मैंने बहुत रफ सी बना दी, वेट मुझे फिर से बनानी होगी। बीच में कार्बन है, दोनों तरफ ऑक्सीजन है। ठीक है, हमें पता है कि कार्बन अपने 2 की शेयरिंग करता है इसके साथ, और 2 की शेयरिंग करता है इसके साथ। बदले में ऑक्सीजन भी 2 की शेयरिंग करता है, ये वाला, और ये वाला भी 2 की शेयरिंग करता है। तो ये अगर टोटल गिने इलेक्ट्रॉन कितने शेयर हो रहे हैं, तो 8 हो रहे हैं, बट दे आर आस्किंग पेयर बता दो। तो 2 का एक पेयर होता है, तो 1 2 3 और 4, तो आंसर इज़ बी। अगर सिर्फ इलेक्ट्रॉन पूछा जाता तो आंसर होता 8, बट ये पेयर पूछ रहे हैं तो आंसर क्या होगा? 4। ठीक है, नेक्स्ट। Two statement about metal are given. Metal contain a lattice of negative ion in a sea of electron. मेटल लैटिस तो होता है, बट वो पॉजिटिव आयन का होता है, तो पहला गलत है। अच्छा, दूसरे में कह रहे हैं कि द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल इज़ रिलेटेड टू द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आपस में पैक होंगे, करीब होंगे, मोबिलिटी जितने ज़्यादा स्टेबल होंगे, उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। सही कह रहे हैं, तो फर्स्ट वन इज़ सही है, सेकंड वन इज़ रॉन्ग। तो पहला करेक्ट है, दूसरा रॉन्ग है, सो द आंसर इज़ सी। ठीक है, सी में कह रहे हैं स्टेटमेंट 1 इज़ नो। D is the answer. Statement 2 is correct and statement 1 is incorrect. सही कह रहे हैं। ओके, इसमें आ जाते हैं हम। हाँ, ये समझने वाली चीज़ है, रखो इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं। ठीक है, पाउडर्ड कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट। अच्छा, तो अब देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ कहाँ मौजूद है। कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो कैल्शियम कार्बोनेट होना ज़रूरी है, जो कि सिर्फ ए में है और डी में है, तो आंसर इन दो में से कोई होगा। विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इधर है और इधर नहीं है, बट ये कह रहे हैं डाइल्यूट। हमें पता है, हमने पढ़ा था ना कि इफ़ेक्ट होता है रिएक्शन का अगर डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड हो। अच्छा, अब हम इक्वेशन बनाते हैं। अगर CaCl
थ्री जब रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऐसा ये कह रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, टू टू प्रोड्यूस कैल्शियम क्लोराइड, तो हमें मिलना चाहिए CaCl2 एंड वाटर H2O। ठीक है, CaCl2 एंड वाटर। ठीक है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ठीक है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हमें पता है जब भी डाइल्यूट होता है तो ऑक्सीजन अलग हो जाता है बजाय क्लोरीन के, और हाइड्रोजन तो होगा ही अलग। ठीक है, ऑक्सीजन अलग हो जाता है, तो क्लोरीन कभी भी सेपरेट नहीं होता अगर डाइल्यूट हो, और अगर कंसनट्रेटेड हो तो क्लोरीन सेपरेट होगा। बट यहाँ पे क्लोरीन का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि वो डाइल्यूट है, उसके अंदर वो पावर ही मौजूद नहीं है कि उसको अहमियत दी जाए इक्वेशन में लिखने के लिए। तो जब भी डाइल्यूट मेंशन होगा इट्स मीन कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड में सिर्फ हाइड्रोजन का ही काम है वहाँ पे। ठीक है, क्लोरीन का काम नहीं है। तो इक्वेशन जो बनेगी डाइल्यूट के लिए वो बनेगी डी वाली, और अगर ये कंसनट्रेटेड लिखा हुआ होता तो जो इक्वेशन बनती वो बनती ए वाली। ठीक है, नेक्स्ट। विच मास ऑफ कार्बन का मास निकालना है विद द सेम नंबर ऑफ एटम, यानी कि उसका जो नंबर ऑफ मोल होगा वो उतना ही होगा जितना 16 ग्राम ऑफ सल्फ़र का है। तो पहले 16 ग्राम का नंबर ऑफ मोल निकाल लेते हैं, वही नंबर ऑफ मोल कार्बन का भी होगा, तो फिर कार्बन के नंबर ऑफ मोल तो हमें पता ही होगा और उसका मास भी हमें पता है, उसका एटॉमिक मास भी हमें पता है, तो हम उसका मास निकाल लेंगे। ठीक है, तो सल्फ़र का सबसे पहले क्या निकालना है, हमें नंबर ऑफ मोल निकालने हैं। सल्फ़र का नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला हमें पता है, ऊपर रखा जाता है गिवन मास डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना होता है सल्फ़र का इज़ 32। तो आंसर क्या है 0.5। तो नंबर ऑफ मोल फॉर द सल्फ़र इज़ 0.5। सल्फ़र का 0.5 मोल यूज़ हो रहा है, तो कार्बन का भी कितना होगा, कार्बन का भी 0.5 होगा। और हमें पता है कि जब भी हम नंबर ऑफ मोल को मल्टीप्लाई करते हैं उसका मास से, तो हमारे पास आ जाता है एक्चुअल मास। कार्बन का मास कितना था, 12 था, तो 12 को जब हम 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 12 5 60। एक डिजिट से पहले पॉइंट था, जाएगा 0.6। नो वेट, 60 आंसर आया। इधर हम देखेंगे तो एक डिजिट से पहले पॉइंट है, तो वहाँ पे भी एक डिजिट से पहले लगाएंगे, तो आंसर इज़ 6.0 बी। मैं फिर से समझा देता हूँ, सल्फ़र का मोल निकालना है, और सल्फ़र का नंबर ऑफ मोल जो होगा, यानी कि नंबर ऑफ एटम जो होगा वही कार्बन का नंबर ऑफ एटम है। तो वन एटम ऑफ कार्बन का मास कितना होता है, 1 एटम कार्बन का मास होता है 12। तो 0.5 एटम का मास कितना होगा, हाफ होगा डेफिनेटली, 12 का हाफ इज़ 6, तो आंसर इज़ 6। ठीक है, 13 3 decimeter cube of sulfur dioxide is reacted with 2 decimeter cube of hydrogen। कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि लिमिटिंग है या एक्सिस लिमिट है, कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। इस केस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होता है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि रिएक्टेंट का नंबर ऑफ मोल इज़ ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल ऑफ द प्रोडक्ट। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इसका 2 है, इसका 1 है, टोटल कंबाइन करेंगे तो 3 आएगा, रेशो डालेंगे उसका भी 3 ही आना चाहिए। सो द आंसर इज़ बी। इसका एक और फार्मूला भी है, देखो इसमें तो इन्होंने कहा ही नहीं है ना कि एक्सेस लिमिट है या लिमिटिंग है, हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, और डायरेक्ट वॉल्यूम इन्होंने कहा विच वॉल्यूम ऑफ द सल्फर ट्राईऑक्साइड इज़ फॉर्म। तो जो भी प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल टोटल था वही रिएक्टेंट का होगा, यानी कि रिएक्टेंट का 3 था, तो टोटल कितना निकलेगा, उसका भी 3 ही निकलेगा, कैलकुलेशन के बगैर ही हमने बता दिया। ठीक है, इसका दूसरा फार्मूला क्या है, इसका दूसरा फार्मूला भी कर लेते हैं। इसका दूसरा फार्मूला है
ओके ओके महादेव, हमने क्वेश्चन नंबर 13 स्किप किया है क्योंकि उसकी कैलकुलेशन बहुत बड़ी है। रीज़न इज़ कि मैंने जिस कॉन्सेप्ट से पढ़ाया है वो उस तरीके से मैं वो अगर पढ़ाने लगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो उसको स्किप कर देते हैं। ठीक है, नया टॉपिक नहीं छेड़ रहे। अच्छा, 14 पे आते हैं। व्हेन कंसनट्रेटेड एक्वस सोल्यूशन, नोट करो कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कंसनट्रेटेड एक्वस सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो कंसनट्रेटेड में हमने पढ़ा था कि क्लोरीन इन्वॉल्व होता है, जबकि डाइल्यूट में ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है। ऊपर ही आया था एक सवाल ऐसा ही। ठीक है, तो हमने क्लोरीन को सपोज ही नहीं करा था उसमें। क्यों? बिकॉज द सोल्यूशन सॉरी द कंपाउंड वाज डाइल्यूट, तो उसमें क्लोरीन को कंसीडर ही नहीं किया था। बट कंसनट्रेटेड है तो क्लोरीन को कंसीडर हम करेंगे। तो क्लोरीन होता है नेगेटिव चार्ज और वो जाएगा एनोड पे, तो एनोड पे क्लोरीन तो बनेगा। ठीक है, अच्छा, इज इलेक्ट्रोलाइज यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड विच प्रोडक्ट इज फॉर्म एट द कैथोड एंड विच प्रोडक्ट इज फॉर्म एट एन एनोड। तो कैथोड एनोड का तो हमने क्लोरीन क्लोरीन बता दिया। ठीक है, इसकी इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन बनेगी क्या? NaCl सोडियम क्लोराइड जब एक्वस है यानी कि वाटर मिक्स है प्लस H2O, तो Na प्लस वाला है और H प्लस वाला है, Cl नेगेटिव वाला है और O नेगेटिव वाला है। Cl और O में से Cl जाएगा। रीज़न इस के यहाँ पे लिखा हुआ है कंसनट्रेटेड। अगर डाइल्यूट लिखा हुआ होता तो ऑक्सीजन जाता। ठीक है, वो कंसनट्रेटेड लिखा हुआ है तो Cl जाता, तो दैट इज़ वाई Cl एनोड पे बनेगा, यानी कि A और C में से कोई आंसर है। बट अब कैथोड पे Na जाएगा या H जाएगा? अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज़ में देखें तो Na ऊपर आता है और H नीचे आता है। तो जो जितना नीचे आता है वो उतना वीक है, वो ज़्यादा पहले चला जाएगा, तो H जाएगा कैथोड पे। इतना याद रख लो कि Na कभी भी नहीं जाता। इलेक्ट्रोलाइसिस में ज़्यादातर कैथोड का जो प्रोडक्ट होता है वो हाइड्रोजन होता है और एनोड का डिपेंड करता है कंसनट्रेटेड है या डाइल्यूट है। ठीक है, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन, ए इज़ द राइट आंसर। अच्छा, विच नेगेटिव आयन आर प्रेजेंट इन एक्वस कॉपर 2 सल्फेट? लिख लेते हैं। नेगेटिव आयन कौन सा मौजूद होगा? कॉपर 2 सल्फेट। तो कॉपर 2 सल्फेट ऐसा होता है ना, Cu2 यानी कि इसको +2 है, सल्फेट -2 होगा। ठीक है, एक्वस भी तो है साथ में, तो हर वाटर भी होगा, H भी प्लस वाला होगा और ऑक्सीजन भी माइनस वाला होगा, तो -2 ये होगा, +1 ये होगा। बट ये 2 हैं, इस वजह से ओवरऑल -2 होगा। ठीक है, तो नेगेटिव आयन सल्फ़र है और ऑक्सीजन है। सल्फ़र आयन एंड ऑक्सीजन, तो सल्फ़र और एक सेकेंड, यहाँ पे तो ऑक्सीजन लिखा हुआ ही नहीं है। क्यों? हाइड्रोजन तो हो ही नहीं सकता, तो C तो नहीं है, B भी नहीं है, A भी नहीं है। A और B तो इस वजह से नहीं है क्योंकि नेगेटिव कॉपर जो है वो पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पूछा, तो ये और ये तो हो ही नहीं सकता। अब सल्फेट आयन हो गया, नीचे भी सल्फेट आयन हो गया। हाइड्रोजन आयन पॉजिटिव है, तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव नहीं हो सकता, जैसे ये भी नहीं है, सिर्फ ये आंसर। एक सेकेंड, हाइड्रोजन नहीं लिखा, वो हाइड्रो ऑक्साइड लिखा है, H2O। तो इसको इन्होंने इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है कि H को +1 बोला हुआ है और OH को -1 बोला हुआ है, हाइड्रो ऑक्साइड। सो द आंसर इज C। D क्यों नहीं है? सिर्फ सल्फेट थोड़ी ना है, वाटर भी तो था ना, एक्वस गिवन है वहाँ पे, तो वाटर में भी आयन होते हैं, हमें पता है। वाटर एक्वस गिवन है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन पॉजिटिव में होगा और हाइड्रो ऑक्साइड -1 होगा। ठीक है, हाँ, अगर ये सोल्यूशन होता तो यानी कि वाटर है। अगर सिर्फ वाटर लिखा होता तो हमें पता है H2O में कोई भी आयन नहीं होता। मगर अगर एक्वस सोल्यूशन है तो एक्वस जो है उसके भी आयन होते हैं, जैसा कि हमने इलेक्ट्रोलिसिस में देखा। अगर इलेक्ट्रोलिसिस में अगर ऐसा हम कहते हैं कि सर वाटर का तो कोई आयन ही नहीं होता, तो वो तो सेपरेट हो ही नहीं सकता, तो गलत हो जाता, क्योंकि हमने देखा है
कि हाइड्रोजन भी सेपरेट होता है और ऑक्सीजन भी सेपरेट होता है। हाइड्रोजन एट कैथोड एंड ऑक्सीजन एट एनोड होता हुआ हमने देखा है। रीज़न इज़ कि वो एक्वस सॉल्यूशन में आयन क्रिएट करते हैं। तो आयन कैसे क्रिएट करते हैं? हाइड्रोजन एक तरफ होता है और OH एक तरफ होता है। तो हाइड्रोजन जब +1 होता है तो ये -1 होता था। तो हाइड्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फेट आयन इज़ द राइट आंसर। वाई? क्योंकि ये दोनों ही, इसको यहाँ से अगर हटा दें और इसको यहाँ पे OH लिख दें तो सही हो जाएगा। The diagram shows the energy profile of a chemical reaction. जी ठीक है, एक सेकेंड। यहाँ पे लो एनर्जी है, यहाँ पे हाई एनर्जी है, ठीक है। तो यानी कि पहले लो थी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, पीछे से आगे की तरफ जा रहा है जब, तो डेल्टा H जो है वो पॉजिटिव में आ रहा है, ठीक है। एंथैल्पी चेंज जो है वो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आया मतलब ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, ठीक है। तो नीचे आंसर में द रिएक्शन इज़ एंडोथर्मिक, वी नो वाई एंडोथर्मिक की एनर्जी इंक्रीज़ होती है। वाई? बिकॉज उसने एनर्जी ली तभी जाके इंक्रीज़ हुई ना। तो ये एंडोथर्मिक है। कौन सा एंडोथर्मिक है, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? फॉरवर्ड, ठीक है, क्योंकि रिएक्टेंट पहले है और ये प्रोडक्ट। अगर ये ऊपर प्रोडक्ट लिखा होता और ऊपर रिएक्टेंट लिखा होता नीचे प्रोडक्ट, तो ये बैकवर्ड हो जाता। हम देख रहे हैं आगे की तरफ जा रहा है, तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। तो A, B तो आंसर नहीं है, C और D में से कोई होगा। अब ये इन्होंने साथ में पूछा है कि द रिएक्शन विद ग्रेटर एक्टिवेशन एनर्जी, क्या फॉरवर्ड में ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए या बैकवर्ड में ज़्यादा एक्टिवेशन चाहिए? देखते हैं, इसे मिटा देते हैं। देखो फॉरवर्ड ये जा रहा है ना, इस डायरेक्शन में। फॉरवर्ड का देखते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी इसको चाहिए इतनी इसकी एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो इसे कह देता हूँ मैं 20 फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। अब मुझे देखना है बैकवर्ड अगर मैं आऊँगा, यानी कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ मैं आना चाहता हूँ, तो ज़ाहिर सी बात है मेरी डायरेक्शन ये होगी, ठीक है। तो इस केस में जो हमारी ये इसी डायरेक्शन में है ना, सिर्फ इतनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होगी अगर मैं बैकवर्ड आ रहा हूँ, और फॉरवर्ड जाने में मुझे बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होगी। मैं फिर से समझा देता हूँ, ठीक है। देखो अगर मैं फ्रंट जा फॉरवर्ड रिएक्शन में मुझे इतनी एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और मुझे यहाँ तक पहुँचना है, तब जाके मेरी एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज़ होगी और एक्टिवेशन एनर्जी अपनी लिमिट पे बचेगी, एंड देन रिएक्शन स्टार्ट होगा एंड देन प्रोडक्ट बनेगा। इतनी ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होगी फॉरवर्ड में। अब बैकवर्ड में कितनी चाहिए होगी? बैकवर्ड में चाहिए होगी, ज़्यादा से ज़्यादा बैकवर्ड आएंगे तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट आएंगे ना, तो उस केस में एक्टिवेशन एनर्जी सिर्फ इतनी चाहिए होगी कि हम प्रोडक्ट ही होंगे पहले से, और एक्टिवेशन एनर्जी हमारी यहाँ तक पहुँचेगी और फिर और नहीं चाहिए, एंड देन रिएक्शन खुद ब खुद होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी किस में चाहिए होगी? फॉरवर्ड में चाहिए होगी। आंसर देखते हैं। ये रिएक्शन भी फॉरवर्ड है, यानी कि C और D में से कोई आंसर है, और एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा, ये कह रहे हैं ग्रेटर किस में चाहिए होगी? फॉरवर्ड में चाहिए होगी डेफिनेटली, तो आंसर इज़ D। अच्छा, बाकी नेक्स्ट पार्ट में आपको रात तक सेंड करता हूँ।